नमस्कार साथियों। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे प्रशांत महासागर की धाराएं। जो प्रशांत महासागर की धाराएं हैं वो काफ़ी हद तक अटलांटिक की महासागर की धाराएं हैं, उनसे मिलती जुलती हुई है। परंतु एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो प्रशांत महासागर है उसका एक तो मतलब क्षेत्रीय विस्तार ज़्यादा है। दूसरा उस पर तटवर्ती देशों के जो आकार है उसमें भिन्नता होने के कारण इसकी जो धाराएं हैं वो भी अन्य महासागरों की धाराओं से काफ़ी भिन्न है। तो प्रशांत महासागर की धाराओं को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले उत्तरी प्रशांत महासागर धाराएं और दूसरी है दक्षिण प्रशांत महासागर धाराएं। प्रशांत महासागर की धाराओं में भी ठीक आंध्र महासागर की धाराएं और हिंद महासागर की धाराओं की तरह ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की धाराएं चलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं। उनमें सबसे पहली है उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। जो उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा है वो अमेरिका, मध्य अमेरिका मान लीजिए, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका दोनों के मध्य भाग से चलती है। तो मध्य अमेरिका में मैक्सिको के तट से शुरू होकर एशिया के जो पूर्वी द्वीप समूह हैं यहाँ पर आके टकराती है, जो फिलीपींस के तट से टकराती है। और टकराने के कारण ये इसकी दो शाखाएं विभक्त हो जाती हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस धारा की जो उत्पत्ति है उसके कारण क्या हैं। तो पहला तो यही है कि यहाँ पर साल भर उच्च तापमान और उच्च वर्षा होने के कारण है। दूसरा पृथ्वी की घूर्णन गति है ना। और तीसरा एक और कारण है, वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के कारण ये हवाएं हैं वो पश्चिम की ओर प्रभावित होने लगती हैं। ठीक है। तो फिलीपींस के तट से टकराकर ये दो भागों में विभक्त हो जाती है, जिसकी एक शाखा जो उत्तरी शाखा है वो उत्तर की ओर ताइवान द्वीप तक पहुंचती है ना, जो आगे कुरोशिवा की धारा में मिल जाती है। और जो दूसरी शाखा है दक्षिण की ओर मुड़कर प्रति विषुवतीय धारा है, उसकी उत्पत्ति में सहायक होती है। और अत्यधिक तापमान होने के कारण जो उत्तरी विषुवतीय धारा है उसका जो क्षेत्र है, ठीक है, मौसम के अनुसार ऊपर नीचे होता रहता है। जो शीतकाल होता है उसमें ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुंच जाती है ना। और ग्रीष्मकालीनता में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये तो वही है कि भूमध्य रेखा पे तापमान ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। अब दूसरी है कुरोशिवा की धारा। जो कुरोशिवा की धारा है इसका दूसरा नाम है सुशीमा की धारा। और ये धारा जब उत्तरी विषुवतीय जो धारा है उसका ही आगे का प्रभाव मान लो। यहाँ उसका आगे का स्वरूप है जो ताइवान के दक्षिण से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इस धारा का क्षेत्रीय विस्तार है। और इसके उत्पत्ति का कारण है कि एक तो उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा है उसका जल उसके जल से वृद्धि होने के कारण, और दूसरा है घनत्व में विभिन्नता होने के कारण। ठीक है। और जब कुरोशिवा की धारा है जापान के तट पर पहुंचती है तो इसका रंग गहरा नीला हो जाता है। इसी कारण जापानी लोग हैं इसको काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। और जापान के दक्षिण सागर में ये धारा है दो भागों में विभक्त हो जाती है। इसकी एक धारा जापान के पश्चिमी की ओर बहती है और दूसरी धारा है जापान के पूर्वी तट पर बहती हुई क्यूराइल की धारा में जाकर मिल जाती है। ठीक।
और अगर हम इस क्युरेशिया की धारा के प्रभावों को देखें, तो हम पहले देखेंगे कि इससे चीन तुल्य जलवायु की उत्पत्ति में सहायक है। दूसरा, जापान में तापमान का ऊंचा रहना एवं वर्षा होना इसी धारा के प्रभाव से है। और तीसरा है, होकड़ो द्वीप है, वहाँ पर ये धारा है क्युराइल की धारा से आके मिलती है। ठीक है, तो क्युराइल की धारा से मिलने के कारण वहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराओं का मिलन होता है। इसे दो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं। अगर हम नेगेटिव प्रभाव की बात करें तो ये देखेंगे कि यहाँ पर घना कोहरा छा जाता है। तो घना कोहरा छा जाने की वजह से जो जलयान हैं उनके आने जाने में, उनके परिवहन में बाधा उत्पन्न होती है। और अगर हम इसके सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो गर्म और ठंडी जलधारा के मिलन से प्लांक्टन जो वनस्पति है उसकी उत्पत्ति होती है, जो मछलियों के भोजन के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसी वजह से यहाँ मत्स्य व्यापार है वो बहुत ही मजबूत स्थिति में कह सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है उत्तरी प्रशांत प्रवाह, जिसे हम अलास्का की धारा भी कह सकते हैं। ठीक है, जो उत्तरी प्रशांत प्रवाह है वेकुर द्वीप के निकट पहुंचकर इसके दो भागों में विभक्त हो जाती है ना। ये उत्तरी प्रशांत प्रवाह है, ये क्रोएशिया की धारा का ही निक्स स्वरूप है। तो इसकी दो शाखाएं होती है। तो एक शाखा तो उत्तरी शाखा है, वो अलास्का के सारे बहती हुई पुण्य पश्चिम की ओर मुड़ जाती है ना। और इस शाखा को अलास्का की धारा के नाम से ही कहते हैं, क्योंकि अलास्का के क्षेत्र में चलती है इसी वजह से। और दूसरी शाखा है वो कैलिफोर्निया की धारा के नाम से जानी जाती है। और आगे चल के ये कैलिफोर्निया की धारा है उसी का विस्तृत स्वरूप ले लेती है। तो इस धारा की जो उत्पत्ति है उत्तरी प्रशांत प्रवाह, उसका कारण ये है, एक तो पछुआ पवने हैं, दूसरा कोरियोलिस बल है। ठीक है, कोरियोलिस बल की वजह से ही ये धारा अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है। अगर हमें इस धारा के प्रभावों को देखें कि इस धारा से वहाँ के क्षेत्र पर या आसपास के महासागरीय तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पहला ये है कि अलास्का के तट पर बंदरगाहें साल भर खुले रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उत्तरी प्रशांत प्रवाह है वो एक गर्म जलधारा है, और इस वजह से वहाँ पर जो बंदरगाह है वो साल भर खुले रहते हैं। दूसरा, ब्रिटिश कोलंबिया एवं अमेरिका के उत्तर पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु का निर्माण होता है। दूसरा, नेक्स्ट है कनाडा और अमेरिका के पश्चिमी तट पर चक्रवात एवं वर्षा होती है। और नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर मत्स्य व्यापार है वो बहुत ही मजबूत स्थिति में आ जाता है। अब क्युराइल की धारा, क्युराइल की धारा है, इसका कई नाम है। एक तो है ओयासियो धारा, ठीक है, और एक नाम और हम इसको कमचटका की धारा भी कह सकते हैं। और ये धारा है वो बेरिंग स्ट्रेट से लेकर होकड़ो तट तक चलती है। इसकी जो उत्पत्ति है उसका कारण बर्फ के पिघलने से जल की प्राप्ति होना, और दूसरा घनत्व में भिन्नता होना। इसका जो प्रभाव अगर हम देखें तो साइबेरिया एवं सकालीन तट पर शीतलहर तथा हिमपात का प्रभाव रहता है। शीतलहर वजह यही है कि ये बेरिंग स्ट्रेट से चल के रहती है, जो बर्फ वाला क्षेत्र है वो जमा रहता है तो अपने साथ ठंडा प्रभाव लेके आती है। और नेक्स्ट है कैलिफोर्निया की धारा। जो कैलिफोर्निया की धारा है वो उत्तरी प्रशांत प्रवाह है, उसका ही प्रभाव है। ठीक है, जो कैलिफोर्निया के तटवर्ती क्षेत्र में चलने के कारण इसे कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। इसकी जो उत्पत्ति का कारण है व्यापारी पवन द्वारा उत्तर विश्वतीय
जलधारा के रूप में कैलिफोर्निया के तट से जल के हटने से यहाँ पर मतलब नीचे का जो ठंडा जल है वो आ जाने की वजह से ये ठंडी जलधारा है। और आगे ये धारा चलकर उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं। उसमें पहली है प्रति भूमध्य रेखीय धारा या प्रति विषुवतीय रेखीय धारा। जो प्रति भूमध्य रेखीय प्रति विषुवतीय रेखीय धारा है, इसकी जो उत्पत्ति है वो मतलब भूमध्य रेखीय जो धारा है, जो उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर दोनों क्षेत्र में चलती है, उसमें दोनों धाराओं का जो जल है, ठीक है, वो विषुवत रेखीय धारा के विपरीत दिशा में चलता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पहला तो एक है व्यापारिक पवनों के कारण महासागर के पश्चिमी भाग में जल का संचयन होने से पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल की प्रवणता का निर्माण होता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि मतलब जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उसका जो उसकी गति है, उसमें ठोस पृथ्वी के साथ द्रव जल है वो पूरी तरह से साथ नहीं दे पाता, इसलिए कुछ जल पीछे की ओर छूट जाता है और पीछे की छूटा हुआ जल उसके विपरीत दिशा में चलने की वजह से प्रति विषुवतीय रेखीय की धारा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसका अगर हम क्षेत्रीय विस्तार के बारे में बात करें तो पश्चिम में ये धारा फिलीपीन द्वीप समूह से न्यूगिनी द्वीप तक चलती है। नहीं, सॉरी, फिलीपीन द्वीप से चलकर ये धारा है जो मिन्नाओ तक के पूर्व तक चलती है, और सॉरी, फिलीपीन द्वीप से शुरू होकर ये पनामा की खाड़ी तक ये धारा चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा। ये भी ठीक उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा की तरह ही है, और ये धारा जो है पेरू से चलकर पेरू एवं इक्वेडोर के तट से चलकर पापुआ न्यू गिनी तक चलती है, और इसकी उत्पत्ति का कारण दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें और पृथ्वी के घूर्णन गति का प्रभाव है ना। और आगे ये धारा चलकर दक्षिणी और मुड़ जाती है, और जो आगे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा के रूप में बढ़ती है ना। तो नेक्स्ट है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर होती हुई ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर होती हुई 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के पास पहुंच जाती है, और इसकी उत्पत्ति के कारण है जल का जमाव और घनत्व की विभिन्नता। और इस धारा की उत्पत्ति से जो क्षेत्र का जो प्रभाव है वो है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पे चीन तुल्य धारा की जलवायु की उत्पत्ति होती है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट क्षेत्र में साल भर उच्च तापमान और उच्च वर्षा होती रहती है ना। और नेक्स्ट है हम्बोल्ट की धारा। जो हम्बोल्ट की धारा है इसको हम पेरू की धारा भी कह सकते हैं, जो पेरू और चिली के तटवर्ती क्षेत्र पर चलती है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया की धारा है वो उसका आगे का स्वरूप है, और इस धारा की उत्पत्ति का कारण है स्थलीय अवरोध और घनत्व में विभिन्नता। साथ साथ दक्षिणी विषुवतीय जलधारा के रूप में पेरू के तट से सतह जल हट जाने के कारण नीचे का ठंडा जल का ऊपर आना, और इसी वजह से ये ठंडी जलधारा है। और इसका प्रभाव है तटवर्ती क्षेत्र पर कोहरा एवं वर्षा का अभाव रहता है, और इसी वजह से अटाकामा क्षेत्र जो देश है उस पर अटाकामा के मरुस्थल का निर्माण होता है, क्योंकि वहाँ पर शुष्क जलवायु की उत्पत्ति करती है, और ठंडे जल का ऊपर आ जाने के कारण मत्स्य उद्योग है उसका विकास होता है यहाँ पर। और नेक्स्ट है अटलांटिक प्रभाव अथवा पछुआ पवन प्रभाव। जो
आंध्र महासागर की तरह ही है और पछुआ पवनों के रूप में ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है और इसी वजह से इसे पछुआ पवन प्रवाह भी कहते हैं। अगला इसमें एक और धारा हम जोड़ सकते हैं, अल-नीनो की धारा या अस्थायी धारा, ठीक है, जो पेरू के तटवर्ती क्षेत्र पर 3 डिग्री दक्षिण से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में चलती है। इसकी जो उत्पत्ति का कारण है, विषुवतीय क्षेत्र में वायुदाब के होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप दक्षिणी विषुवतीय धारा का कमजोर होना एवं विषुवतीय क्षेत्र में जल का 3 डिग्री से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच प्रवाहित होना। इस धारा के फलस्वरूप पेरू की धारा है वो विलोपित हो जाती है। जब ये धारा सक्रिय होती है तो पेरू की धारा वहाँ से लुप्त हो जाती है और पेरू एवं चिली के जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर बहुत जोर से बारिश होती है और तटवर्ती भाग में जोर से बारिश होने के कारण जो प्लैंकटन है और मछलियाँ हैं उन सब का यहाँ पर विनाश हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और वर्षा भी होती है। संपूर्ण जो विश्व है मुख्यतः मानसूनी जलवायु क्षेत्र है उस पर ये जो जलधारा है अल-नीनो जलधारा इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और इसी वजह से वहाँ पर जो मानसून है वो वीक रहता है, ठीक है। और ये जो है अस्थायी धारा है, कोई स्थायी स्वरूप तो इसका है नहीं। कभी कभी 3 से 5 साल के बीच में ये बनती है। तो इस प्रकार प्रशांत महासागर जो क्षेत्र है उसकी जो धाराएं हैं उनको हमने दक्षिणी और उत्तरी दोनों प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में विभाजित करके उसकी ठंडी और गर्म जल धाराएं उनका अध्ययन इस टॉपिक में किया है। धन्यवाद।